नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। कल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुरू किया था, उसमें कल अपने इंटरप्रिटेशन क्लोज पढ़ा था, निर्वचन खंड। अब आज शुरू करेंगे सेक्शन 5 से अध्याय 2, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, अटैच्ड टू द अर्थ, भूबद्ध वस्तुओं में एक चीज़ थी कि मुख्य परीक्षा में पूछा गया था इसके बारे में कि संयोजन का सिद्धांत किसे कहा जाता है या संयोजन का नियम, लॉ ऑफ ट्रेड फिक्चर। इसके बारे में अधिकांश लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि सिद्धांत की तरफ चले गए तो ये नहीं, किसी को नहीं पता कि ये अटैच्ड टू द अर्थ से भी रिलेटेड होगा। इसमें ये बताया गया है संयोजन के नियम में कि यदि कोई भी वस्तु अगर भूमि में धसी हुई है, जमी हुई है, तो उसे उस भूमि का ही अंग माना जाएगा। आंगल विधि में ये सिद्धांत चलता है और भारत में भी इस सिद्धांत को अपनाया गया है। इसलिए कई बार मुख्य परीक्षाओं में या फिर प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि संयोजन का नियम या संयोजन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भूबद्ध वस्तुओं से। अब शुरू करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम में। आज संपत्ति अंतरण की डेफिनेशन, परिभाषा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंतरण है वो किस प्रकार होगा या कौन कौन कर सकता है और किस तरीके से होगा। अब देखिए, संपत्ति मुख्य रूप से इसकी डेफिनेशन कहीं दी हुई नहीं है, सिर्फ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में परिभाषित किया गया है। वैसे अगर संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति सिर्फ चल और अचल संपत्तियों का माना गया है, लेकिन ये ही नहीं है कि संपत्ति वहीं सीमित हो जाती है, इसे और अधिक विस्तृत भाव में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके कई भाव हैं, इसलिए ये जो चल और अचल संपत्ति है ये सीमित अर्थ में है, इसलिए संपूर्ण नहीं है। और भी संपत्तियां हो सकती हैं जो उसके विस्तृत भाव हैं, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि किसी संपत्ति माना जाए, किसी नहीं माना जाए, इस आधार पर। तो चलिए आज आते हैं सेक्शन 5 पर, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा। देखिए, संपत्ति के अंतरण में क्या दिया हुआ है कि ऐसा कार्य जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, एक जीवित व्यक्ति, जैसे मैं जीवित व्यक्ति हूँ, मैंने आपको संपत्ति अंतरण की प्रॉपर्टी या अनेक को, यानी आपके पूरे परिवार को एक साथ संयुक्त रूप से कर दी, या एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, या व्यापी एक को, स्वयं को। अब देखो, स्वयं को भी कर रहा है वो, क्या एक व्यक्ति स्वयं को अंतरित कर सकता है? इस हाथ से लेके इस हाथ में दे सकता है ये चीज़, और वर्तमान या भविष्य में भी हस्तांतरित की जा सकती है। आज वो अंतरित कर सकता है आज की तारीख में, और हो सकता है, कह सकता है कि ये अंतरण 1 साल बाद प्रभावी हो गया, तो भविष्य में भविष्य अंतरण है वो भविष्यकालिक भी हो सकता है। इससे संपत्ति का अंतरण करना माना जाता है। सीधी सी शब्दों में कहे तो कि एक जीवित व्यक्ति यदि किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को किसी संपत्ति का अंतरण भविष्य या वर्तमान में करता है, उसे संपत्ति अंतरण कहा जाता है। अब इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं कि देखो, सबसे पहली बात अंतरण की, जीवित व्यक्ति का होना जरूरी है, लिविंग पर्सन। जीवित व्यक्ति नहीं है तो अंतरण वैध नहीं है, अंतरण हो ही नहीं सकता। फर्स्ट कंडीशन जीवित व्यक्ति होना चाहिए, लिविंग पर्सन। अब देखो, एक्ट में सिर्फ इतना ही दिया गया है, लेकिन अगर एग्जाम आपको क्लियर करना है तो आपको डीपली जाकर पढ़ना पड़ेगा कि लिविंग पर्सन क्या है, किसे माना गया है, कौन नहीं है। तो लिविंग पर्सन में देखो, इसके परंतु में लिखा हुआ है कि कंपनी को भी जीवित व्यक्ति माना गया है। कोई भी कंपनी या निकाय, चाहे वो निगमित हो, रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, कोई भी कंपनी निगमित हो चाहे निगमित नहीं हो, निकाय, वो जीवित व्यक्ति है, और वो अंतरण है वो उसको किया जा सकता है, या वह कंपनी है वो अंतरण कर सकती है। कई बार एक कंपनी अपने शेयर है वो दूसरों को अंतरण कर देती है, तो कंपनी है वो कंपनी की हैसियत से उसके प्रबंधक करेगा, लेकिन वो हैसियत कंपनी की मानी जाएगी, तो कंपनी है वो अंतरण कर सकता है, और ऐसा अंतरण वैध होगा। अब इसमें एक विशेष प्रावधान किया है कि जीवित व्यक्ति में अजन्मे व्यक्ति को, गर्भस्थ शिशु को, जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में है, उसको भी लिविंग पर्सन माना है।
या उस व्यक्ति ने अभी जन्म लिया ही नहीं है, अजन्मा है, तो उसको भी लिविंग पर्सन में इन्होंने साथ में माना है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो लिविंग पर्सन है, लेकिन तो लिविंग पर्सन किसे नहीं माना गया है। इस अधिनियम के अनुसार किन व्यक्तियों को है वो लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति नहीं माना गया है। तो देखो मूर्ति जो आइडल होती है, जो बोर्ड में ट्रस्ट में जो, तो उसको नहीं माना है जीवित व्यक्ति। वक्फ बोर्ड होते हैं उसको भी इन्होंने जीवित व्यक्ति नहीं माना है। हालांकि वक्फ अंतरण कर सकता है, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत इनको जीवित व्यक्ति नहीं माना है, क्योंकि मूर्ति, आइडल, वक्फ इनके अलग प्रावधान है संपत्ति अंतरण के, तो वो उस एक्ट में चले जाते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन मूर्ति और वक्फ ये लीगल पर्सन तो हैं, विधिक व्यक्ति है, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार ये किसी संपत्ति का अंतरण हेतु जीवित व्यक्ति की संज्ञा में नहीं आते हैं, और ये जीवित व्यक्ति नहीं है तो इस एक्ट के अंतर्गत ये अंतरण भी नहीं कर सकते। फिर है दिवालिया, इंसॉल्वेंट व्यक्ति। न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया है तो वह व्यक्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जीवित व्यक्ति वो भी नहीं है, वो भी इस अधिनियम के अनुसार है वो संपत्ति अंतरण नहीं कर सकता। या फिर किसी व्यक्ति को विधि ने रोक दिया हो कि आप अंतरण नहीं करोगे किसी प्रकार से, तो उस व्यक्ति को भी संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार लिविंग पर्सन नहीं माना गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एक जीवित व्यक्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को, भाई अंतरण तो करेगा ना, अंतरण करता, अंतरित भी क्या ऐसा होना चाहिए, वो भी जीवित व्यक्ति होना चाहिए। उसके लिए भी ये सारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि वो भी कंपनी हो सकता है, गर्भस्थ शिशु अजन्मा हो सकता है, लेकिन दिवालिया नहीं हो सकता है जिसको आप अंतरण कर रहे हो। विधि ने रोक दिया हो तो वो नहीं हो सकता। मूर्ति या वक्फ, यहाँ आप कह दो कि मूर्ति अंतरण नहीं कर सकती, लेकिन हमने मूर्ति को किया है, लेकिन नहीं, आप भी अंतरण करोगे तो किस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत। तो इस अधिनियम ने तो इन पर रोक लगा दी है, तो ये तो न तो अंतरण करता हो सकते और नहीं अंतरित हो सकते। कौन? मूर्ति, वक्फ, ये दिवालिया व्यक्ति या विधि ने जिसे रोक दिया हो ये नहीं कर सकते, न तो अंतरण कर सकते और नहीं अंतरित हो सकते। अब देखो दूसरे जीवित व्यक्ति को या अनेकों को, या तो एक व्यक्ति को कर दी, मैंने आपको संपत्ति बेच दी, या फिर अनेकों को, या फिर मैंने आपके पूरे परिवार को संयुक्त रूप से कर दी। तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को करे, वह कई व्यक्तियों को एक साथ कर सकता है। तो ये हो गया संयुक्त रूप से अंतरण भी कर सकता है। अब देखो एक चीज इसमें कह रहा है कि वह व्यक्ति, जीवित व्यक्ति स्वयं को भी अंतरण कर सकता है। क्या एक ही व्यक्ति अंतरणकर्ता और अंतरित दोनों हो सकता है क्या? अगर पूछा जाए कि क्या एक व्यक्ति अंतरणकर्ता और अंतरित दोनों हो सकता है, जवाब क्या होगा? हाँ, लेकिन किस प्रकार? तो इसको समझने के लिए मैं आपको, देखो एक व्यक्ति स्वयं को अंतरण कर सकता है, लेकिन परिस्थितियां अलग होगी। उस आदमी की जो विधिक हैसियत है वो बदल जाएगी। जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका मैं मालिक हूँ, मैंने मेरा एक विद्यालय खोला, अब मुझे उसके लिए ज़रूरत पड़ी भवन की, फिर मैंने देखा कि मेरे पास भवन तो ऑलरेडी है, तो उस भवन का मालिक कौन हूँ? मैं। जो मैंने विद्यालय नया खोला है उसका प्रबंधक भी कौन हूँ? मैनेजर भी मैं, निदेशक मैं हूँ उसका। तो मैंने क्या किया कि मालिक के तौर पर तो मैंने वो ज़मीन मुझे उस कॉलेज को क्या दी, उस स्कूल विद्यालय को किराए पर दे दी। तब जब किरायानामा बनेगा तो कौन तो मालिक होगा और कौन किराएदार होगा? व्यक्ति एक ही है, संपत्ति उसी की है और कॉलेज भी उसी का है। तो वो व्यक्ति संपत्ति का जहाँ मालिक की हैसियत में है वहाँ पर तो वो साइन करेगा एज ए मालिक के तौर पर किराएनामे में। अगर मान लो लंबे समय के लिए पट्टे पर तो वहाँ करेगा वो। और दूसरी तरफ से किराएदार की तरफ से कौन करेगा? तो वो व्यक्ति करेगा जो कॉलेज का प्रबंधक, वो भी वही व्यक्ति है। लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति है तो सही, लेकिन दोनों की हैसियत एक नहीं है। एक तरफ वह संपत्ति का स्वामी है तो दूसरी तरफ वह उस विद्यालय का प्रबंधक है। तो एज ए प्रबंधक तो वो क्या करेगा? किराएदार है, और एज ए मालिक है वो किराया देने वाला है, स्वामी है। तो यानी एक व्यक्ति, कुल मिलाकर ये बात है, स्वयं को अंतरण कर सकता है बशर्ते कि उसकी विधिक हैसियत बदल रही हो। विधिक हैसियत नहीं बदल रही है, आप एक हाथ से प्रॉपर्टी लेके दूसरे हाथ में ले रहे हो, वो नहीं है, संपत्ति अंतरण नहीं है, वैसे नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दूं, एक कलेक्टर था, उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, उसने एक ज़मीन है वो अस्पताल के लिए डोनेट कर दी, दान दे दी, गिफ्ट दे दी।
अब गिफ्ट इसके अंतरण हो सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो कलेक्टर ने आदाता के तौर पर तो साइन किए उसी ने, और वो कलेक्टर था तो उस बोर्ड में दिया, कलेक्टर बोर्ड में उसने अपनी जमीन गिफ्ट की, तो एज ए कलेक्टर मालिक के तौर पर तो वो क्या हो गया, दाता हो गया, देने वाला, और आदाता के तौर पर वो हो गया कलेक्टर। दोनों ने अपनी विधिक हैसियत बदल गई और उसने स्वयं को अंतरण कर दिया इस कंडीशन पर। तो स्वयं को अंतरण किया जा सकता है, शर्त यही है कि विधिक हैसियत बदलनी चाहिए। तो और किस प्रकार हो सकता है कि जैसे न्यास का सर्जन करने वाला व्यक्ति स्वयं को न्यासी नियुक्त करके, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने स्वयं को ट्रस्टी नियुक्त कर दिया एज ए डॉक्यूमेंटली, तो आप मालिक के तौर पर तो हो गए, लेकिन जिसको नियुक्त करोगे वो न्यासी के तौर पर स्वयं को नियुक्त किया है, तो वैसा अंतरण भी संभव है। प्राइवेट व्यक्तिगत मंदिर का स्वामी स्वयं को सेवायित, मान लो आपने कोई अपना जमीन पे कोई व्यक्तिगत मंदिर बना दिया, अब उसका सेवायत आपने खुद को ही नियुक्त कर दिया, अब मालिक मंदिर के आप थे और सेवायत भी आपको, आपने स्वयं को नियुक्त किया, तो ऐसा अंतरण संभव है। विधिक हैसियत बदल रही है, इसमें इसका विधिक हैसियत न्यासी की हो जाती है, तो इसमें सेवायत की हो जाती है मंदिर वाले मामले में। अब नेक्स्ट, एक के बाद अनेक को भी वो संपत्ति अंतरण कर सकता है, एक के बाद एक अनेक को, यानी मैंने मेरी संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति को ब को दे दी जीवन काल के लिए, मान लो मेरा पुत्र भी है नहीं, तो मैंने मेरी संपत्ति ब को जीवन काल के लिए दे दी और ये शर्त लगा दी कि उसके जीवन काल के बाद वो संपत्ति है वो मेरे पुत्र को चली जाएगी। तो मैंने एक के बाद, यानी पहले तो उसको दे दी एक व्यक्ति को, फिर उसके बाद मेरे पुत्र के पास चली जाएगी, यानी एक के बाद अनेकों को भी हो सकती है, या उस एक व्यक्ति के बाद मेरे पूरे परिवार को चली जाएगी, तो ये एक के बाद अनेकों को हो गई, तो ऐसा अंतरण भी संभव है। अब देखिए, अंतरण का प्रभाव वर्तमान या भविष्यकालिक हो सकता है। अंतरण कैसा हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, मैंने अभी हाथों हाथ आपको अंतरण कर दी, संपत्ति प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा दी, तो क्या अंतरण का प्रभाव हाथों हाथ हो गया, आप उसी वक्त कब्जा ले लोगे। अब भविष्यकालिक भी अंतरण का प्रभाव हो सकता है, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने संपत्ति एक व्यक्ति को अंतरित की जीवन काल के लिए, और वही संपत्ति फिर मैंने मेरे पुत्र को बाद में, उसके जीवन काल के बाद है वो मेरे पुत्र के पास अंतरित करना चाहा, एक ही दस्तावेज में। तो ये क्या हो गया, जिस व्यक्ति को अंतरण किए वो तो वर्तमान अंतरित हो गई, और फिर उसको कहा है कि उसके जीवन काल के बाद मेरे पुत्र को चली जाएगी, तो ये अंतरण कैसा हो गया, एक ही डीड में वर्तमान भी है और भविष्यकालिक, तो ऐसा अंतरण संभव है, भविष्यकालिक अंतरण भी हो सकता है। बशर्ते जिस वक्त अंतरण किया जा रहा हो, ट्रांसफर कर रहे हो आप प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस नेसेसरी है, संपत्ति विद्यमान ही नहीं है तो आप संपत्ति का अंतरण नहीं कर पाओगे। जिस वक्त अंतरण कर रहे हो उसकी मुख्य शर्त है कि संपत्ति का विद्यमान होना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अंतरण के समय संपत्ति का अस्तित्व होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, यही बात मैं कह रहा था कि अस्तित्व नहीं है, संपत्ति है ही नहीं और आप अंतरण कर रहे हो। जैसे कि आपके पास एक बाग है जहाँ पर खूब सारे अनार पैदा होते हो, अभी अनार के पौधे हैं लेकिन अनार उस पर नहीं लगे, और आपने कह दिया कि अनार का अंतरण कर रहे हो, जबकि अनार का अस्तित्व क्या है, अभी तक तो पेड़ पौधे के अनार लगे ही नहीं, आप अनार के पौधे के पेड़ अनार नहीं लगे, तो अनार का अस्तित्व ये है कि वो संपत्ति तो है लेकिन वर्तमान में संपत्ति का उसका अस्तित्व नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो ऐसे में अनार के बाग का अंतरण हो सकता है, लेकिन कि इस बाग में लगने वाले फलों का अंतरण करोगे और फल जो है ही नहीं तो अंतरण अवैध है। ऐसा अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अवैध माना गया है, क्योंकि संपत्ति का अस्तित्व बहुत जरूरी है, संपत्ति के अस्तित्व के बिना अंतरण है वो अवैध हो जाएगा। अब आगे आइए कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में केवल देखो, वैसे 5 प्रकार का ही अंतरण संभव है इस एक्ट में अकॉर्डिंग, विक्रय, बंधक, विनिमय, पट्टा और दान। एक और छठी चीज का अंतरण होता है वो है एक्शनेबल क्लेम। मैंने आपको बताया था निर्वचन खंड में कि एक्शनेबल क्लेम क्या है, बहुत अच्छे से अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वाला जो मेरा वीडियो है निर्वचन खंड पार्ट 1 करके उसमें आप देखिए, मैंने एक्शनेबल क्लेम को काफ़ी अच्छे तरीके से परिभाषित किया है विद इलस्ट्रेशन, दृष्टांत भी बहुत अच्छे से मैंने उसमें दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये कहना चाह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में किस प्रकार से अंतरण किया जाएगा, विनिमय कर सकते हो, विक्रय कर सकते हो, बंधक कर सकते हो, पट्टा और दान। इसके अलावा वैसे तो इसके अलावा कोई अंतरण संभव नहीं है इस अधिनियम के, लेकिन एक्शनेबल क्लेम भी सेक्शन 130 में इसी अधिनियम की अनुयोजित दावे का अंतरण किया जा सकता है।
अब देखो कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं कि किसका अंतरण माना गया है और किसे अंतरण नहीं माना गया। तो देखो पारिवारिक बंदोबस्त है, फैमिली सेटलमेंट, मैंने लिखा है पारिवारिक बंदोबस्त, बंटवारा, समझौते, रिलीज एंड सरेंडर मतलब समर्पण और त्याग, इनका अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत नहीं और ये अंतरण है भी नहीं। क्यों नहीं है? देखो कि पारिवारिक फैमिली सेटलमेंट, पारिवारिक बंदोबस्त में ये क्या है, सिर्फ परिवार में एक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है कि आप बंदोबस्त कर रहे हो कि कौन सा हिस्सा है वो कौन सा व्यक्ति लेगा क्या है, तो उसमें आप एक दूसरे को हित सौंप नहीं रहे हो, सब में उसका हित तो निहित होता है। अंतरण तो जब होगा जब हितों का अंतरण हो रहा है। आपने बेची किसी प्रॉपर्टी तो उस क्रेता के अंदर वो उस प्रॉपर्टी का हित चला गया, लेकिन अगर मान लो उस क्रेता के उस प्रॉपर्टी में पहले से हित था तो वो सिर्फ बंदोबस्त हो गया कि ये प्लॉट तेरा, ये इसका, अगर कोई एक प्लॉट भूखंड है और उसी में वो समझौता कर रहे हैं तो वो पारिवारिक बंदोबस्त है, अंतरण नहीं है। यह सिर्फ एक क्या है, यह एक सुविधा है कि परिवार में मुकदमेबाजी नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो, इसलिए वो आपस में मिल बांट कर ये तय कर लेते हैं कि अपन पारिवारिक बंदोबस्त के हिसाब से। अब आगे देखिए बंटवारा, बंटवारा भी आप करते हो तो वो भी इसमें संपत्ति अंतरण के अधिनियम, वो भी ये भी एक सुविधा है, परिवार में क्लेश नहीं हो इस वजह से, तो बंटवारे को कभी अंतरण की संज्ञा नहीं दी गई है। समझौते कर देते हो कि ये वाली प्रॉपर्टी तेरे और ये वाली मेरे, परिवार में समझौता हो गया, मित्रों में हो गया, वसीयत के आधार पर कोई समझौता कर दिया तो वो भी अंतरण नहीं है। रिलीज एंड सरेंडर, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के लिए त्याग देता है, उसे समर्पण या त्याग कहते हैं, तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जब त्यागेगा, जैसे कि मान लो नदी का पानी मिलकर समुद्र में मिलता है तो समुद्र के कोई फर्क नहीं पड़ता है, नदी गायब हो जाती है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, समर्पण और त्याग का अंतरण नहीं है, यानी जब अगर आप किसी छोटी संपत्ति का किसी बड़ी संपत्ति में त्याग कर देते हो तो वो अंतरण नहीं है। यानी आपके पास 100 बीघा जमीन है और उसमें 5 बीघा जमीन है, वो उसके साथ जोड़ दिया आपने, आपकी ही थी वो, तो वो उसके लिए अंतरण नहीं है क्योंकि आपने उसको त्याग कर दिया। लेकिन उस 5 बीघा की जमीन में आप 100 बीघा की जमीन उसको कह रहे हो कि ये उसको आप रिलीज कर रहे हो 100 बीघा वाली जमीन को, तो छोटी संपत्ति में जैसे ही आप बड़ी संपत्ति का त्याग करोगे तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरण माना है, क्योंकि उसकी हैसियत बदल जाएगी, फर्क पड़ जाएगा। और परित्याग और इस समर्पण में मुख्य कंडीशन ये है कि जो आप संपत्ति त्याग कर रहे हो ना, जिस संपत्ति के लिए, तो उसमें कोई प्रभाव में अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे कि नदी का पानी सागर में जाकर मिलता है तो सागर के कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कंडीशन सागर ही रहेगी, लेकिन नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगी, नदी खत्म हो जाती है। लेकिन कंडीशन विपरीत हो वहाँ पर ये अंतरण माना जाएगा, रिलीज एंड सरेंडर। ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए समझौते, बंटवारे, बंदोबस्त, रिलीज एंड सरेंडर, ये संपत्ति अंतरण का भाग नहीं है, ये एक सुविधा है, इसमें हितों का प्रदान होता है लेकिन हितों का अंतरण नहीं होता। ये क्या है कि हितों का निर्धारण होता है कि आप आपस में अपने हितों का निर्धारण कर दीजिए कि किस व्यक्ति को कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, किस प्रकार चाहिए, कौन सी जगह चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे को अंतरित नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी ये अंतरण नहीं है। तो ये अपन ने पढ़ा कि संपत्ति अंतरण की परिभाषा में क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्य परीक्षा में पूछे तो आप इसी प्रकार बिंदु लगाकर समझाइए, एक आंसर देने का आपके पास एक प्रॉपर वे होना चाहिए, कम शब्दों में, लिमिटेड वर्ड में आपका सटीक आंसर कैसा हो। ये नहीं कि आप पूरी डेफिनेशन, मुख्य परीक्षा में आप पूरी डेफिनेशन रट के जा रहे हो और लिख रहे हो, आपका ज्ञान का प्रभाव वहाँ होना चाहिए। तो लिविंग पर्सन चाहिए, जीवित व्यक्ति क्या क्या है जीवित व्यक्ति में, दूसरा भी सामने वाला भी जिसे अंतरण कर रहे हो वो भी जीवित व्यक्ति होना चाहिए। स्वयं को अंतरण किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बशर्ते उसका स्तर है वो विधिक हैसियत है वो बदलनी चाहिए। एक के बाद अनेक को अंतरण भी किया जा सकता है, मैंने अ को किया, फिर मैंने उसको जीवन काल के, फिर उसको कह दिया, फिर उसके बाद उसको कह दिया, एक ही डीड विलेख में तो ऐसा अंतरण संभव है। फिर अंतरण के समय संपत्ति का अस्तित्व या विद्यमान संपत्ति होनी आवश्यक है। अगर आप ऐसी किसी संपत्ति का अंतरण कर रहे हो जो है ही नहीं, अवैध है, तो ये कुल मिला के संपत्ति अंतरण की कुछ बातें थी। अब ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो, ऐसा एक भी सवाल है वो आपसे मिस नहीं होगा। हाँ, तो अब है सेक्शन 6, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, क्या अंतरित किया जा सकेगा।
देखिए क्या अंतरित किया जा सकेगा, तो किस संपत्ति को अंतरणीय बनाया गया है। अंतरणीय प्रत्येक संपत्ति का गुण है कि अगर वह संपत्ति है तो अंतरित होगी, लेकिन 10 ये इसमें 10 अपवाद ऐसे हैं जिसमें मना कर दिया है। हालांकि ये सारा जितने भी जो 10 अपवाद हैं वो संपत्ति है, लेकिन मना कर दिया है इस अधिनियम के तहत। तो यानी जब तक कि किसी संपत्ति का किसी कानून द्वारा खास तरीके से मना नहीं कर दिया गया हो, प्रत्येक संपत्ति का अंतरण होगा। यानी किसी एक्ट या अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है या इस अधिनियम के इस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता, ये अंतरणीय नहीं है, तो उसके अलावा सभी संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है। या फिर ऐसी संपत्तियां जो प्रकृति से ही जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता, सूर्य की रोशनी, प्रकृति से ही समुद्र का पानी, इसका अंतरण, तो इनका भी अंतरण नहीं किया जा सकेगा। अब देखिए ये सारी संपत्तियां हैं, जितने भी जो 10 इसमें एक्सेप्शन है कि इनका अंतरण नहीं किया जा सकेगा, ये सारी संपत्तियां हैं, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत इनका अंतरण नहीं किया जा सकता। अब कौन कौन सी हैं देखिए। ए में देखिए किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, एक एक पॉइंट को पढ़िए, यहाँ तक रुक जाइए। किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष वारिस क्या है, किसे कहा जाएगा। तो किसी पिता की संपत्ति में पुत्र का हक है, तो पुत्र है वो क्या है, प्रत्यक्ष वारिस है। तो इसको रोक दिया गया है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ संभावना है, वो वारिस हो सकता है नहीं हो। मान लो कि पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति वो उसका वारिस होगा, लेकिन ये तय नहीं है, हो सकता है पुत्र पहले मर जाए तो वारिस की स्थिति बदल जाएगी, तो वापस पिता की संपत्ति का वारिस पिता ही हो जाएगा। यदि पिता मर जाए तो पुत्र उसका वारिस होगा। तो ये एक प्रकार की संभावना है कि वो उसका वारिस होगा भी या नहीं भी होगा। या फिर मान लो वो उसका वारिस तो है, लेकिन पिता ने पहले ही कोई वसीयत में ये प्रबंध कर दिया है कि ये संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति है, तो पुत्र वैसे ही वंचित हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकार होने की संभावना मात्र संभावना है, और ऐसी संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता। अब संबंधियां की किसी मृत्यु या किसी नातेदार की वसीयत संपदा, कोई जैसा किसी का मित्र है कि उसने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि उसके कुछ हो गया, या फिर उसने कुछ हो जाने पर वो मुझे अपनी वसीयत के अनुसार है वो उसका संपत्ति का 1/3 भाग मुझे देगा, तो उसका अंतरण नहीं हो सकता, वो मात्र संभावना है। हो सकता है वो इस प्रकार का प्रबंध करे ही नहीं। और वसीयती संपदा, यानी कि मुझे वसीयत में कुछ संपदा मिलेगी, मेरा मालिक मुझे वसीयत में कुछ दे के जाएगा, एक भूखंड मेरे नाम करवा के जाएगा, और वो भूखंड आप अंतरित करना चाहोगे तो नहीं। क्यों, क्योंकि पहले ही आ गया था उसमें कि संपत्ति का विद्यमान होना आवश्यक है, वो उसके हक की संपत्ति अभी तक है नहीं, मात्र संभावना है, इसलिए अंतरित नहीं होगी। फिर इसमें क्रम में क्या कह रहा है, और इस प्रकृति कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं होगी। देख लो कि किसी प्रत्यक्ष वारिस की विरासत की संभावना केवल संभावना है, अंतरित नहीं होगी। अब है वसीयत संपदा, वसीयत से कोई मुझे संपदा देगा, मैं कहूँ कि मेरा एक विद्यार्थी है जो अपनी वसीयत में मुझे संपदा देगा, और मैं उसकी वसीयत की संपदा जो वसीयत मिलने से पहले ही अंतरण करूँ, तो उसका अंतरण संभव नहीं है। फिर अन्य संभावना, अब अन्य संभावनाओं में काफ़ी न्यायालय के निर्णय द्वारा काफ़ी बातें छेड़ी गई कि कौन कौन सी अन्य संभावना है और कौन सी नहीं। तो जैसे मछुआरा ये कह दे कि कल मेरे जाल में फंसने वाली सारी मछलियाँ आएगी, वो मैं आपको अंतरण कर दूंगा, यहाँ उसका अंतरण करता है आज, कल फंसने वाली सभी उस मछलियों का, तो क्या अंतरण होगा? नहीं, केवल संभावना है। हो सकता है उसके जाल में मछली आए ही नहीं, तो ये संभावना है। लॉटरी का इनाम, ये भी आवश्यक नहीं है कि आपकी लॉटरी लग ही जाए और उससे पहले आप कहोगे मेरी लॉटरी लगने वाली है और वो मैं आपको अंतरण करता हूँ, नहीं, संभावना है। मजदूर ये कह देता है कि कल की मिलने वाली मजदूरी, तो वो भी संभावना है। मंदिर का चढ़ावा, इस पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट्स में काफ़ी केसेज आए कि मंदिर का जो चढ़ावा है वो अंतरण किया जा सकता है या नहीं। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि ऐसा मंदिर में चढ़ावा जो आ चुका है, जो चढ़ावा आ चुका है उसको तो अंतरित किया जा सकता है, लेकिन कि कल आने वाला चढ़ावा
वो अंतरित नहीं किया जा सकता। वो संभावना है, हो सकता है कल कोई चढ़ावा आए ही नहीं। दान पाने की इच्छा, मुझे एक व्यक्ति दान देगा गिफ्ट, वो भी पाने की इच्छा क्या है, संभावना है, तो ये भी अंतरण इसका नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मंदिर का चढ़ावा कम से कम कई एग्जाम में पूछा गया है, क्या इसका अंतरण संभव है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन? तो नहीं है। अगर मुख्य परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाए तो ये कह सकते हैं अगर ऐसा चढ़ावा जो ऑलरेडी आ चुका है, वो प्राप्त कर चुका है पुजारी, तो वो अंतरणीय संपत्ति है। लेकिन आने वाला, भविष्य में आने वाला चढ़ावा है, उसको अंतरण नहीं किया जा सकता। अब देखिए सेकंड में आइए, ख बी में, ए मीर राइट ऑफ री एंट्री। ये क्या है? राइट ऑफ री एंट्री यानी पुनः प्रवेश का अधिकार। किसी उत्तर भाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर ऐसा प्रभाव पड़ा है, स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। इसको मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं कि मैंने कोई अपनी संपत्ति आपको पट्टे पर दी, साथ में ये शर्त जोड़ दी कि अगर आपने इसको उप पट्टे पर दे दी तो वापिस संपत्ति है वो मेरे पास आ जाएगी और आपका अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। या फिर एक मालिक ने किराएदार को कहा कि ये संपत्ति है, अगर तूने उप किराए पर दे दी, यानी आपने भी इसको आगे किराए पर दे दी, तो किराएनामा खत्म हो जाएगा और संपत्ति का अधिकार मेरे पास आ जाएगा और आपके सारे हक छीने जाएंगे। तो ऐसे में अगर वह स्वामी ये कहता है कि मैंने किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी पट्टे पर दी है और उसमें एक शर्त लगाई है, और अगर वो उस शर्त को भंग कर देगा ना, तो मैं वो संपत्ति आपको अंतरण कर दूंगा, तो ये प्रवेश का अधिकार किसका है? सिर्फ केवल स्वामी का है, और ऐसे अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसे राइट ऑफ री एंट्री कहते हैं। किसी शर्त भंग के बाद अगर वही संपत्ति मालिक के पास वापस आती है तो उसको सर्वप्रथम मालिक के पास ही आना पड़ेगा और उसके बाद वो अंतरण कर सकता है। अब सुखाचार का अधिकार, अधिष्ठायी संपत्ति से पृथक अंतरण नहीं हो सकता। ईजमेंट, राइट ऑफ ईजमेंट, आपको पता ही है सब, सुखाचार का अधिकार ईजमेंट है। अब किसी प्लॉट के पास कोई सुखाचार का अधिकार है कि यहाँ पर जिस पास खाली भूखंड से आपको कोई सुखाचार मिल रहा है तो उसका आप पृथक अंतरण नहीं कर सकते। अगर सुखाचार का अधिकार का अंतरण करना है तो उस अनुसेवी या अधिष्ठायी संपत्ति का अंतरण करना पड़ेगा। जिस संपत्ति के हिसाब से आपको वो सुखाचार का अधिकार मिल रहा था तो ही होगा, पृथक सिर्फ सुखाचार का अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता। दृष्टांत में मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट में कि मान लो मेरे एक भूखंड के पास में एक खाली प्लॉट है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरा मकान है, वहाँ पास में एक खाली प्लॉट है, वहाँ पर मैं हमेशा कोई कार्यक्रम करता रहता हूँ और मेरा उसका सुखाचार का अधिकार है, क्योंकि मैं उस पर कम से कम पिछले 30 वर्षों से काबिज हूँ। अब मैंने ये कह दिया कि जो सुखाचार का अधिकार जिस प्लॉट पर था ना मुझे, मैंने वो आपको अंतरित कर दिया कि मैं वहाँ आयोजन करवाता रहता हूँ, अब मैं ये आयोजन करवाने का ये अधिकार है वो अंतरित कर देता हूँ आपको, जबकि मेरे पास का जो मकान जिसमें मैं रह रहा हूँ वो मैंने आपको अंतरित नहीं किया, सिर्फ पास वाले जो सुखाचार का अधिकार मुझे मिल रहा था उसको मैं अंतरण कर रहा हूँ। तो होगा क्या? नहीं होगा। अगर आपको वैसे ही अधिकार अंतरण करना है तो वो दो सुखाचार का अधिकार हमेशा संपत्ति के साथ मिलता है। जिस संपत्ति पर आप रह रहे हो उस पर आश्रित होता है सुखाचार का अधिकार, इसलिए इसको भी अंतरण नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनल राइट, जैसे मैंने आपको, आप एडवोकेट हो, मैंने मेरे परिवार के लिए आपको अधिवक्ता नियुक्त कर दिया, बिल्कुल हमेशा के लिए, कि मेरे परिवार के लिए आप अधिवक्ता हो, तो ये आपका क्या अधिकार हो गया? पर्सनल राइट हो गया। अब आपका बच्चा अधिवक्ता तो है ही नहीं, आप चले गए और उसके बाद आपका बच्चा कहे कि नहीं, मेरे पिताजी ये अधिकार मुझे अंतरण करके गए थे, मुझे ट्रांसफर कर दिया था, तो क्या होगा? तो ऐसा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल राइट्स इसलिए दिए जाते हैं, वो किसी आपको पद के लिए दिए जाते हैं या किसी योग्यता को देखकर दिए जाते हैं, ख्याति को देखकर दिए जाते हैं, और ऐसे अधिकार का अंतरण नहीं होगा। ख्याति, पद, उपलब्धि और योग्यता को देखकर दिए जाते हैं, और वही योग्यता उस व्यक्ति में थी, जरूरी थोड़ी है कि वो दूसरे व्यक्ति को अंतरण कर रहा है उस व्यक्ति में होगी। तो इसलिए और ये जो पर्सनल राइट है वो नहीं की। इसमें और क्या क्या आता है? धार्मिक पद, सेवायत, महंत, काजी, सेवा, नौकरी। आप बहुत अच्छे पुजारी थे इसलिए मैंने मंदिर में रख लिया,
और आपने तो अलग से क्या कर दिया, मैं बाहर गया और आपने आपका जो मंदिर का पुजारी का जो पद था वो आपने अपने पुत्र को या अपने भाई को अंतरण कर दिया, लेकिन मैंने आपकी काबिलियत देखकर आपको वो पद दिया था। अब आपने वो पद है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या ऐसा अंतरण मान्य जाएगा? नहीं, अवैध है, मना कर दिया इसमें कि इस प्रकार जो पर्सनल राइट है वो अंतरण नहीं किए जा सकते। सेवा या नौकरी, मैंने आपको नौकरी पे रख दिया, प्रिंसिपल पोस्ट पे आप अंतरण नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें। भावी भरण पोषण का अधिकार किसी महिला को मिलेगा, भावी मेंटेनेंस मिल रहा है और वो कह रही है कि अब मुझे 5 साल तक मेंटेनेंस मिलेगा, और वो 5 साल तक मेंटेनेंस, ये तो एक क्या है, उसकी जीवन स्तर सुधारने के लिए सुविधा है। अगर वो उस अधिकार का नियंत्रण कर देगा तो इसके जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट, वो भंग हो जाएंगे। इसलिए मना कर दिया कि भावी भरण पोषण का अधिकार है वो अंतरणीय नहीं है, इसका अंतरण नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था एक्शनेबल क्लेम में, पिछले वीडियो निर्वचन खंड वाले भाग 1 के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक्शनेबल क्लेम में पढ़ाया था कि अगर ऐसा भरण पोषण का बकाया राशि, अगर भरण पोषण की कोई बकाया राशि है जो इकट्ठी हो चुकी है, जो आपको लेनी थी और उसने नहीं दी है, तो क्या वो अंतरण की जा सकेगी? तो वो तो एक्शनेबल क्लेम है, इसलिए उसका अंतरण किया जा सकेगा, लेकिन भावी भरण पोषण के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकेगा, ध्यान रखना है। अब केवल वाद लाने का अधिकार, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैंने वो कह दिया कि मेरी तरफ से आप है वो वाद लाओगे, आपको वाद लाने का अधिकार अंतरित कर दिया। तो विधि ये कहती है कि जो संपत्ति का स्वामी है वो ही वाद ला सकता है, कोई अन्य व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। तो सिर्फ वाद लाने के अधिकार को आप अंतरित नहीं कर सकते, केवल वाद लाने का अधिकार नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ थी अवयस्क के बारे में, एक अवयस्क लड़का था, तो उसके जो संरक्षक था उसने बिना किसी आवश्यकताओं के उसको संपत्ति को बेच दिया। अब अवयस्क जो व्यक्ति था उसने कहा कि जो संपत्ति बेची है मेरे संरक्षक ने वो गलत तरीके से बेची है, बिना किसी आवश्यकताओं के, तो इसलिए उस अवयस्क ने अपना वाद लाने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। अब माना गया कि अवयस्क की तरफ से कोई और वाद ला सकता है, और लेकिन उसने उस अधिकार का अंतरण किया। तो अवयस्क के बारे में भी अगर पूछा जाए कि अवयस्क द्वारा वाद लाने का अधिकार अंतरण किया जाता है तो क्या ये वैध है? तो नहीं है, मना कर दिया। कौन से? मनमोहन बनाम विधुभूषण में मना कर दिया कोर्ट ने स्पष्ट कि अवयस्क के बारे में भी ऐसे वाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के सिविल जज में एग्जाम में पूछा हुआ है, मुख्य परीक्षा में। अब ये है केवल वाद लाने का अधिकार। देखो अनुयोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम क्या है? सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की धारा 130 में अनुयोज्य दावा को अंतरण आप कर सकते हो, एक्शनेबल क्लेम को आप अंतरण कर सकते हो। तो अनुयोज्य दावा, जैसे अनुयोज्य दावा मैंने कहा था कि मैं आपके अंदर कोई पैसे मांग रहा हूँ, सादा ऋण है, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, वो मैं से आपके पैसे मांग रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो अधिकार किसी और को देता हूँ कि देखो मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ और आप उससे ले सकते हो। तो क्या ये वाद लाने का अधिकार तो है, लेकिन क्या अनुयोज्य दावा की वाद लाने का अधिकार का अंतरण किया जा सकता है? ये इसका अपवाद है कि अनुयोज्य दावा लाने का अधिकार का अंतरण किया जा सकता है, डिक्री का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन बाकी तरीकों से वाद लाने का अधिकार, मुकदमा लाने का अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसके मुख्य अपवाद क्या है कि अनुयोज्य दावा, आप ये भी एक प्रकार का वाद है, इसका अंतरण किया जा सकता है, डिक्री का भी अंतरण किया जा सकता है। एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल हैं। अब लोकपद का अंतरण और उसके वेतन का, आप लग गए, लीगल ऑफिसर लग गए और आप बाद में कहते हो कि मैं मेरा पद अंतरित करता हूँ, नहीं, ये खास तौर पर आपके लिए था, आप इसका अंतरण नहीं कर सकते। आप अपने वेतन का भी अंतरण नहीं कर सकते कि मुझे मिलने वाला वेतन है वो मैं वह व्यक्ति को कहता हूँ कि वो लेता रहेगा, नहीं, इस प्रकार के वेतन का भी, किसी पब्लिक पद, लोक पद का और उसके वेतन का भी अंतरण नहीं किया जा सकता। अब आगे है पेंशन, पेंशन। तो पेंशन किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली, या किसी विधवा आश्रित को, या किसी बुजुर्ग को जो सरकारें प्रोवाइड करवा रही है पेंशन, क्या वो पेंशन का अंतरण मना है? साफ पेंशन का अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उनकी सुख सुविधाओं को देखकर प्रदान की जा रही है।
इसलिए वो इसका अंतरण नहीं कर सकते। अब इसमें एक और बात है, लेकिन देखो भविष्य निधि जो है ना, पीएफ, जो सरकारी कर्मचारी के बाद जो एक खास मूल वेतन होता है जो इकट्ठा कलेक्ट होता है, उसे पीएफ कहते हैं, भविष्य निधि, उसको अनुयोज्य दावे में शामिल किया गया है। किसमें किया है? एक्शनेबल क्लेम है भविष्य निधि, तो उसका अंतरण आप कर सकते हो। यानी जो अनुयोज्य दावा में जो जिसके लिए आप एक्शनेबल क्लेम कर सकते हो उसका अंतरण किया जा सकेगा। तो ये सब चीजें थी कि आप किन किन चीजों का अंतरण कर सकते हो और किन किन चीजों का अंतरण नहीं कर सकते। इसमें मैंने कहा था, ये जो संभावना में इसमें जो एक आशा होती है उसका भी अंतरण नहीं किया जा सकता। भिखारी को भीख पाने की आशा, किसान को फसल अच्छी होने की आशा, तो ये भी मात्र आशा है, इनका भी अंतरण नहीं किया जा सकता। अब आगे है एच में क्या है कि कोई भी अंतरण जहाँ कि उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा हो प्रकृति के प्रतिकूल हो, यानी ऐसा अंतरण भी नहीं किया जा सकता जो प्रकृति के विपरीत हो। प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण कौन कौन सा हो गया? हवा स्वतंत्र रोशनी, पानी, वक्फ की संपत्ति, ये प्रतिकूल के अंतरित मानी गई है, तो इनका भी अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। अब देखो इसी में दूसरी बात कह रहा है कि अगर भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 23 के अर्थ पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय संविदा अधिनियम 23 में काफ़ी सारी कंडीशंस लिखी गई है कि उसके अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल, अगर उसका उद्देश्य और प्रतिफल कैसा हो, विधि विरुद्ध, विधि ने रोक दिया गया हो कि इस प्रकार के उद्देश्य या प्रतिफल जो विधि को बाधित करती है, किया गया अंतरण भी क्या होगा? संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अवैध होगा। देख लो, मैं आपको बता दूं कि जैसे गांजा, भांग, शराब डायरेक्ट आप बेच रहे हो, विधि मना कर रही है, लेकिन क्योंकि ऐसे इन संपत्तियों का अंतरण करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस। तो इस प्रकार शराब वगैरह का भी आप अंतरण नहीं कर सकते क्योंकि लाइसेंस के बिना ये अवैध है, तो ये विधि को रोकने वाली बात हो गई। दिवालिये की संपत्ति का अंतरण, अगर दिवालिये की संपत्ति का अंतरण कर दिया तो विधि विफल हो जाएगी। कौन सी? दिवालिया विधि। तो इसलिए इसका भी अंतरण आप नहीं किया जा सकता। अब कह रहा है कि अंतरण कपटपूर्ण हो। कपटपूर्ण कैसे? भारतीय संविदा अधिनियम की मैं कुछ बातें कह रहा हूँ दार्थिक, कि कपटपूर्ण भी नहीं होना चाहिए। यानी आपने कर्ज चुकता न करने के उद्देश्य से किसी को क्या कर दिया? संपत्ति दान कर दी। जैसे कि मैं आपके पैसे मांग रहा हूँ 5 लाख रुपए, अब आप मुझे नहीं दे रहे हो तो मैं आपके पास अनुयोजित दावा लगाऊंगा, और आपके पास एक कोई प्रॉपर्टी है तो आपने सोचा कि ये दावा सफल हो जाएगा, इसलिए उस प्रॉपर्टी को आपने किसी अन्य व्यक्ति को क्या दे दी? दान दे दी। और फिर आप ये कोर्ट में साबित कर दोगे कि सर मैं तो क्या दिवालिया हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। तो ऐसे अगर दान की गई संपत्ति, वो भी अंतरण तो था इसलिए हुआ है, लेकिन कर्ज चुकता न करने के उद्देश्य से कि भाई मैं इस दे दूंगा ताकि मैं कर्ज के लिए देनी नहीं पड़ेगी मुझे संपत्ति, तो न करने के उद्देश्य से हो कि कर्ज नहीं देना हो, तो ऐसा किया गया दान या अंतरण अवैध होगा। अब अनैतिक कार्यों के लिए कि अगर आपने कोई संपत्ति का अंतरण किया है, आपने अपना मकान किसी को दान दे दिया, जुआ खेलने के लिए अंतरण कर दिया, बेच दिया, या फिर वेश्यावृत्ति करने के लिए, तो ये अनैतिक कार्य हो गए। तो ये ऐसा अंतरण भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अवैध है। या फिर ऐसे अंतरण संपत्ति को अंतरिति को अंतरण कर दी जो कि अंतरिति ही अयोग्य है, संपत्ति लेने काबिल ही नहीं है, तो भी वो क्या हो जाएगा? ये जो संपत्ति का अंतरण है वो अवैध हो जाएगा। ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 में दी हुई बातें हैं कि किस दशाओं में जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ये भी अंतरण है वो अवैध हो जाएगा। अब देखिए आगे धारा 7, अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, इसकी क्या क्या कंडीशन है। देखिए एक्ट में अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है। हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है वो संपत्ति का अंतरण भी कर सकेगा। पहली कंडीशन, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है भारतीय संविदा जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उस मायने में आ जाता है कि वो संविदा करने के लिए जो व्यक्ति सक्षम है वो संपत्ति का अंतरण भी कर सकेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अपने यहाँ कौन करेगा? वो जीवित व्यक्ति होना चाहिए, लिविंग पर्सन, उसकी डेफिनेशन पूरी होती हो, उसमें वो आना जाना चाहिए। फिर देखो अंतरणीय संपत्ति का हकदार है, जिस संपत्ति का वो अंतरण करना है ना उसका वो क्या होना चाहिए? स्वामी होना चाहिए, हकदार होना चाहिए।
अगर स्वामी नहीं है तो उस व्यक्ति को उस स्वामी ने नियुक्त किया हुआ होना चाहिए, मतलब उसका हक होना चाहिए उस संपत्ति को अंतरण करने का। बिना हक के की गई संपत्ति का अंतरण क्या है? अवैध है। तो सक्षम व्यक्ति के लिए ये भी है कि उस संपत्ति का हकदार हो। या तो अंतरणीय संपत्ति जो उसकी अपनी है तो ठीक है, हकदार है ही है। अगर उसकी नहीं है तो मान लो उसको उस संपत्ति के व्ययन के लिए, किस संपत्ति के बारे में कोई भी कार्य कर सकेगा, उसके लिए उस स्वामी ने उसको व्यक्ति को प्राधिकृत कर रखा है, एजेंट बना रखा है कि इस संपत्ति का व्ययन ये करेगा, तो वो हकदार माना जाएगा। तो वो कैसे करेगा ऐसी संपत्ति का? देखो, या तो पूरी तरीके से संपत्ति बेच देगा, अंतरण कर देगा, या फिर भागत, या उसमें से किसी एक भाग की, या एब्सोल्यूट रूप से आत्यंतिक पूर्णतया कर देगा। हो सकता है वो संपत्ति का अंतरण अब सशर्त भी होगा, सशर्त संपत्ति का अंतरण, उसमें कंडीशन भी डाल सकता है कि ऐसी कंडीशन होने पर संपत्ति का अंतरण वो निरस्त हो जाएगा, या इस संपत्ति का अंतरण उसके विनिमय के हिसाब से कर सकेगा। तो संपत्ति अंतरण में कंडीशन भी मेंशन की जा सकेगी। उस परिस्थितियों में जितने विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्समय पर्वत विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो, किसी विधि द्वारा उसे एलिजिबल विहित कर दिया है कि हाँ आप कर सकते हो। तो इस प्रकार ये थी कंडीशंस कि किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए उस व्यक्ति की सक्षमता क्या है। तो सक्षमता क्या हुआ? लिविंग पर्सन, ये भी इसमें आ गया। पूछा जाए तो जीवित व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय संविदा के अधिनियम के अंतर्गत सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, संविदा के लिए काबिल होना चाहिए, स्वयं संपत्ति का मालिक हो, मालिक नहीं हो तो उस मालिक ने उसे एजेंट के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में उसको उस संपत्ति का व्ययन करने के लिए प्राधिकृत कर रखा हो। और फिर वो किस प्रकार करेगा? चाहे तो पूर्णत, भागत या आत्यंतिक रूप से उस संपत्ति का अंतरण है वो कर सकेगा। अब सेक्शन 8 अंतरण का प्रभाव। अंतरण का प्रभाव ये कह रहा है जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी तो उसका प्रभाव क्या होगा? यही प्रभाव होगा कि आपके कब्जे में आ गई। अगर ऐसी कोई कंडीशन उल्लेख का नहीं है तो सीधा अंतरण का प्रभाव का यही है कि आपकी संपत्ति कब से हो गई, आपने क्रय कर दी तो क्रय करते ही वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इसमें सेक्शन क्या कह रहा है कि जब तक कोई भिन्न आशय विभक्त नहीं हो, यानी अगर कोई अंतरण का आशय ही अलग हो कि आप इस पर 1 साल बाद काबिज होंगे तो वो अलग हो गया भिन्न आशय। अगर ऐसा आशय नहीं हो, आवश्यक रूप से विवक्षित नहीं हो, या फिर आपने इस प्रकार किया होगा कि फसल कटने के बाद हो लेकिन लिखा नहीं हो विक्रय विलेख में, तो भी वो एक विवक्षित हो गया। तो ऐसी अगर कोई आपकी इंटेंशन नहीं हो तो उसके बाद अन्यथा क्या हो जाएगा? संपत्ति का अंतरण अंतरिति को तत्काल, जैसे ही विक्रय विलेख हुआ आप उस संपत्ति का क्या हो गए? मालिक। आपको कब्जा मिल गया, आपको प्रॉपर्टी मिल गई, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब वो तुरंत तत्काल आपके रूप में प्रभावित हो गई। अब आप उस पर मकान बनाओ, रहो, कुछ भी करो। और उसके विधिक प्रसंगतियों में से समस्त हित का संक्रामण कर देता है। मान लो आपने कोई भूखंड ले लिया, उसके अलावा उसके समस्त हित, समस्त यानी उस भूखंड के पास से आपको कोई सुखाधिकार मिल रहा था वो भी आपका मिल गया, कोई रास्ता का अधिकार था तो वो भी, यानी उससे जुड़े हुए जो भी हित थे ना, तो उस भूखंड या उस संपत्ति के साथ वो भी स्वतः क्या हो जाएंगे? अंतरण हो जाएगा उनका भी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ मकान दिया था और इसका सुखाचार का अधिकार के नहीं दिया था, वो उस अधिष्ठायी संपत्ति के साथ स्वतः आ जाते हैं। कौन कौन सी? देखो, अगर जहाँ संपत्ति भूमि हो तो सुखाचार, अंतरण, प्रोद्भावन, या फिर अगर वो संपत्ति किराए पर अगर आप दे रहे हो तो उसके किराया, लाभ और सब भूबद्ध चीज़ें अपन ने पढ़ी थी निर्वचन खंड में। ठीक है, संयोजन का नियम याद रखना है, किसे कहा जाता है, नहीं है तो आप पिछले वीडियो में देख लेना संयोजन का नियम। तो संयोजन का नियम भी पता होना चाहिए भूबद्ध चीज़ों के लिए। और अगर संपत्ति कोई मशीनरी हो तो मशीन के सारे पार्ट्स, क्योंकि मशीन सिर्फ छोटी मत समझो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कम से कम बहुत इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, तो उसके छोटे मोटे जितने भी जो भाग हो गए वो भी क्या माना जाएगा? उस चीज़ें मानी जाएगी। तो जो संपत्ति बेचोगे और मशीनरी कोई बेच रहे हो, आप उसका अंतरण कर रहे हो, तो उसके साथ उसके भाग भी शामिल माने जाएंगे। अब देखो, जहाँ संपत्ति का कोई ग्रह, मान लो संपत्ति कोई घर है तो सुखाचार मिलेगा, अंतरण के पश्चात प्रोद्भावमान, उसके भाटक, उसका किराया आपको मिल जाएगा, उसके साथ उपयोग के लिए उपबंधित ताले, छाबियाँ, छड़ें, द्वार, खिड़कियाँ और अन्य सब चीज़ें आपकी हो जाएगी उस वक्त, यानी ये सब चीज़ें उस संपत्ति के साथ अंतरित हो जाएगी। और मान लो अगर संपत्ति ऋण या अनुयोजी एक्शनेबल क्लेम, सबसे बात अंतरणीय है टीपी की सेक्शन 130 में, अगर एक्शनेबल क्लेम और ये अनुयोजी दावा अगर संपत्ति है तो उसमें जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उस दशा के सिवाय
जिन ऋण या दावों के लिए भी जिन्हें अंतरित को अंतरित नहीं किया गया है, नहीं की गई वो जो अंतरित जो भी दावे और प्रतिभूति है वो भी हो जाएगी। किंतु देखो प्रोद्भूत ब्याज का बकाया नहीं है। अगर मान लो उस संपत्ति से रिलेटेड पहले कोई ब्याज का था बकाया तो वो उसमें कोई शामिल नहीं है। ये चीज़ें थी। फिर कह रहा है कि जहाँ संपत्ति धन या आय देने वाली अन्य संपत्ति हो, जिस संपत्ति से आपको कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, आपकी इनकम हो रही है, तो वहाँ अंतरण के प्रभावशील, जैसे ही आपका अंतरण जैसे विक्रय विलय कर लिया और वो प्रभावी हो गया तो उसके पश्चात उसकी सारी जो इन्वेस्टमेंट आपका आ रहा है, जो भी इनकम आ रही है वो भी आपकी हो जाएगी। मान लो आपने कोई एक खेत खरीद लिया जहाँ से ट्यूबवेल से आप पानी अन्य खेतों में या वैसे टैंकर भरवा के करते थे, तो फिर जैसे ही वो खेत मिल गया, ये कैसी संपत्ति थी, वो आपको आय देने वाली संपत्ति थी, तो उसके बाद वो उससे आने वाले सब लाभ है वो भी उसी के साथ अंतरण हो जाएंगे। तो ये थी कि अंतरण का प्रभाव क्या होगा, यानी जैसे ही अंतरण हो जाएगा तो सारी संपत्तियों के साथ साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई थी वो भी आपके साथ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने घर लिया है तो खिड़की वो लेके जाएगा, दरवाजा के नहीं दूंगा, सुखाचार का अधिकार नहीं दूंगा, वो स्वतः आ जाती है। किसमें? जैसे ही अंतरण आपका पूरा हुआ, अंतरण लागू हो गया तत्काल में, अगर शर्तें नहीं हो तो। अब आगे आइए, देखिए सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर, मौखिक अंतरण किसे कहते हैं। अब देखो, हर उस दशा में, क्या कह रहा है सेक्शन 9 की, हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त उपेक्षित नहीं है, यानी अगर विधि मना कर रही है कि इसके लिए आपको किसी संपत्ति का अंतरण करने के लिए लिखा पढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी भी प्रकार के दस्तावेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आप वैसे ही अंतरण कर रहे हो, जैसे 100 रुपये का बंधक कर रहे हो तो आपको लिखने की बड़ी जरूर नहीं है। 100 रुपये का स्थावर संपत्ति का विक्रय कर रहे हो, 100 रुपये वैसे पट्टा दे रहे हो, और लेकिन 100 रुपये से अधिक है तो आपको लिखापढ़ी करनी पड़ेगी। यानी जहाँ लिखापढ़ी जरूरी हो वहीं लिखापढ़ी होगी। बाकी सारे अंतरण कैसे किस प्रकार किए जाएंगे? ओरली किए जाएंगे, मौखिक, और ऐसी संपत्ति का अंतरण है वो माना जाएगा। तो आज अपन ने सेक्शन 9 तक पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, मैं इसलिए इस भाग को छोड़ रहा हूँ कि आगे के जो हैं वो काफ़ी दृष्टांत और बड़े सेक्शन हैं, इनको समझने में थोड़ा पेचीदगियाँ भी आएगी। तो सेक्शन 10 से कल पढ़ेंगे। आपको इस अब तक जो पढ़ा है उसमें अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें लगी हो या जो समझ में नहीं आई हो या फिर और ऐसा कोई और भी अन्य सुझाव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं।